Good afternoon, class, and I welcome you back after the winter break. So, wish you all a very happy 2021. So, it is the 21st year of the 21st century. Isn't it nice to listen? हिंदी में बोले तो 21वीं सदी को भी 21वां साल लग गया है, तो हम लोगों से बोलते हैं कि 21 साल में आप पूरी तरह से एडल्ट एंड मैच्योर हो सकते हैं। तो अभी तो आपकी वो एज नहीं है, बट 21st ईयर ऑफ द 21st सेंचुरी वी डेफिनेटली एक्सपेक्ट दैट you all will act in a mature way, you all will behave in a mature way, and you will take your studies in even much mature way. Another thing is that your syllabus has been curtailed, right? And still you have different types of chapters, है ना? You have cell, you have tissues, you have disease, and disease itself is a huge, humongous chapter. So how do we study biology? Today we will be talking on that, और we will try to score like 28 marks का आपका biology theory होता है, practical तो total 20 marks के होते हैं आपके. So we will try to score maximum in this subject. Like in general, I can talk about science as a whole, right? Yes, we'll talk science as a whole. Otherwise, we'll stick to biology prominently on bio, how to study and how to solve the paper. Now, when your syllabus has been curtailed by 30%, definitely your paper is going to be difficult, right? First thing, difficult for those who have not studied it thoroughly. If you are studying it thoroughly, it is easy for you, क्योंकि डिफ़िकल्ट जैसा एक्चुअली वर्ड एग्जिस्ट उनके लिए करता है जो पढ़ाई नहीं करते हैं, या किसी काम करने में पहले ही मेंटल ब्लॉकेज है कि ये डिफ़िकल्ट है सब्जेक्ट, मैथ्स डिफ़िकल्ट है, फिजिक्स डिफ़िकल्ट है, बायो में रटना बहुत है. सो फॉर दोज पीपल इट इज़ डिफ़िकल्ट, फॉर दोज पीपल इट इज़ डिफ़िकल्ट, है ना? तो okay, so sorry for the interruption. Right, paper would be difficult for those who do not study. For those who study, there is no word as difficult. So 21st सेंचुरी में हम लोग अपनी डिक्शनरी से डिफ़िकल्ट वर्ड को बिल्कुल हटा देंगे, और हम हटा सकते हैं कैसे? पढ़ के. आप हमेशा के लिए 9th, 10th, 11th, 12th अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप जान लीजिए, आपके लिए अगर आप CBSE बोर्ड की NCERT बुक को मदर बुक, बेस्ड बुक बना के पढ़ रहे हैं, तो आपको किसी और बुक को खरीदने की ज़रूरत नहीं है. प्रैक्टिस के लिए आई कैन से यू कैन गो फॉर ओसवाल, अरिहंत और ऑल इन वन, जो भी आपको मिल रहा है, ओनली फॉर प्रैक्टिस. But practice the questions which are related to the NCERT book. For example, पहली चीज़, अगर आप एस चांद उठाएंगे तो एस चांद ने आपको BSc लेवल तक का दिया हुआ है, ठीक है? कोई मतलब नहीं है उतना पढ़ने का, आपको सिर्फ उतना स्टिक करना है जो कि आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है, ठीक है? तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व की, कहाँ से पढ़ें? आपको NCERT बुक से ही, दैट इज योर मदर बुक, दैट इज योर बेस बुक. उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, नहीं आ रहे आप बिल्कुल आइए, ठीक है? सेकंड पॉइंट, आपकी बुक में बहुत सारी प्रैक्टिकल्स और एक्टिविटीज दी हुई हैं, है ना? प्लीज गो थ्रू देम, वो बिल्कुल पढ़िए, ठीक है? क्यों पढ़िए? क्योंकि उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. आपको एक्टिविटी आपके दिमाग में क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है. साइंस और SST में, मैथ्स में
लैंग्वेज का उतना मतलब नहीं है लिखने के लिए। अगर आपके टर्म्स सही हैं तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो भी यू विल स्कोर मार्क्स, लेकिन हम कोशिश ये करें कि हम उससे भी ऊपर उठ जाए। कोई बुराई क्या नहीं है ना। सो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आप थरो रीडिंग करिए बुक की। नोबडी इज सेइंग 20 पेजेस है तो पूरे 20 पेजेस एक बार में पढ़ जाइए। नो, एवरी डे यू कैन रीड 2 पेजेस, 2.5 पेजेस, जितनी आपकी कैपेसिटी है, ठीक है। और वो जो भी 2 और 3 पेज आप हर सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं उसमें आप अपने पर्सनल नोट्स बनाते जाइए। बुक को गंदा मत करिए, साथ में अपनी कॉपी लेके बैठिए, या तो बुक में पेंसिल से नोट्स बनाइए या आप साथ की कॉपी में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, इस प्रैक्टिकल में मैम इज टॉकिंग अबाउट स्टार्च टेस्ट, तो स्टार्च टेस्ट के लिए एक बात हमेशा के लिए फिक्स है। वो क्या फिक्स है कि हमेशा आयोडीन सोल्यूशन इसमें यूज होता है, ठीक है। चाहे हम कहीं पे भी स्टार्च टेस्ट कर रहे हैं, प्लांट्स के रिलेशन में, फोटोसिंथेसिस के रिलेशन में, हमेशा स्टार्च टेस्ट की जब भी हम बात कर रहे हैं आयोडीन यूज होता है। और आयोडीन अगर पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है तो फिर कलर ब्लूइश ब्लैक होता है, दैट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट। ये बेसिक बातें है ना। आप अपने सेल्फ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। तीसरी बहुत मुश्किल चीज आपके लिए आती है डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल आपके में प्लांट सेल, एनिमल सेल है, ठीक है। प्लांट सेल बहुत लोगों को मुश्किल लगती है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आप सेल ड्रॉ करते जाइए, उसको लेबल करते जाइए और आपके जो नोट्स बनते जाएंगे, है ना, आप सेल्फ रिवाइज करते जाइए कि ओके दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अच्छा प्लांट सेल है, इसके बाहर एक सेलुलोज की सेल वॉल भी है। क्यों है सेलुलोज की सेल वॉल? ये सिर्फ प्लांट्स में ही पाई जाती है। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है ना। तो ये सारी बातें आप लिखते जाइए, ये आपके सेल्फ नोट्स हैं। और वंस यू आर वेरी मच कन्वर्जेंट, आप बिल्कुल थरो हैं डायग्राम के साथ में, आपका कंटेंट अपने आप तैयार हो गया। सो इन दी अदर वे बायो इज एक्चुअली वेरी इजी। आपको डायग्राम याद है, आपको अपने आप से उसका कंटेंट याद हो गया। कुछ लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर रीडिंग करिए, है ना। रीड द चैप्टर, रीडिंग विल इम्प्रूव योर इंग्लिश, रीडिंग विल इम्प्रूव योर नॉलेज, रीडिंग विल इम्प्रूव योर ग्रामर ऑल्सो, जो कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगा, है ना। सो ये चीज़ें, और अगर आप लाउड रीडिंग कर रहे हैं अपनी ही आवाज़, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन भी क्लियर हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रही है ना। भाई एक छोटा बच्चा पैदा होता है, अगर वो फ्रांस में पैदा हुआ है तो वो डे 1 से क्या सुन रहा है? फ्रेंच। अगर वो तमिलनाडु में है तो वो डे 1 से क्या सुन रहा है? तमिल। बलिया में तो डे 1 से क्या सुन रहा है? भोजपुरी। जम्मू में तो डे 1 से क्या सुन रहा है? डोगरी, है ना। तो आप अपनी ही आवाज जब सुन रहे हैं तो वो वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी रजिस्टर होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन डज मैटर। आपकी राइटिंग, आपका लिखने का तरीका, आपका वर्ड प्रेजेंटेशन भी बोर्ड में मायने रखता है। आपकी मम्मा आपको गंदी तरह से खाना परस करके दे दें, विल यू लाइक इट? नो। और बड़े बड़े होटलों में, बड़ी बड़ी पार्टीज में हमेशा बहुत ज़्यादा मनी भी स्पेंड किया जाता है कि लेआउट, टेबल का लेआउट बहुत अच्छा। आपके घर में भी डिनर पे कोई आता है, योर मम्मा, योर सिस्टर, दे वर्क ऑन दी लेआउट, कि है ना। तो आप भी लिख रहे हो, यू आर प्रेजेंटिंग इट टू द एग्जामिनर, नोबडी नोज कौन एग्जामिनर है, और आप गंदा संदा काम दोगे। डू यू थिंक एग्जामिनर विल स्टार्ट द करेक्शन विद अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड? नो। तो हम लोगों को कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना है कि कोई हमारे में कमी निकाले, और वील गो फॉर फुल मार्क्स, 80 on 80। फिजिक्स की बात है, फिजिक्स में आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकल्स,
फिजिक्स एंड मैथ्स ऑलमोस्ट सेम तरीके से पढ़ी जाती है। आपके पास फिजिक्स में थोड़ी सी थ्योरी जाता है। सबसे बड़ी बात, अगर आपका लैंग्वेज पे कमांड है, बहुत ज़रूरी है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपका लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, आधे से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं। पूछते हैं कि व्हाट इज, हाउ टू कंट्रोल पॉल्यूशन, बच्चे लिख जाते हैं व्हाट इज पॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि पूछने के तरीके में लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्टेड थी, राइट? सो यू हैव टू वर्क ऑन योर ग्रामर, लैंग्वेज। अगर आपका लैंग्वेज पे कंट्रोल है, आपके लिए हर सब्जेक्ट ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप उसको समझ लीजिए मन में हिंदी में, जो भी आपकी मदर टंग है उसमें आप समझ लो। आप बंगाली हो, आप उसको बंगाली में क्लियर कर लो अपने माइंड में। But when you are penning it down, when you are writing the answer, automatically it will get converted into English, right? Because English is next to oxygen. जितना आपको जिंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, उतना ही वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए इंग्लिश की जरूरत है। आप बनारस में जाइए, रिक्शे वाले, गाइड्स, वो इलिटरेट होंगे लेकिन वो अपने काम भर की इंग्लिश उन्होंने सीख ली है, तभी तो वो फॉरेन टूरिस्ट को पकड़ेंगे। वो हम हिंदुस्तानी 10 रुपए देंगे, वो $1 देगा सीधा 70 रुपए, 75 रुपए, वॉट एवर। आई एम नॉट डिस्कसिंग द प्राइस ऑफ डॉलर, आई एम डिस्कसिंग अ कंसेप्ट, ऑलराइट? आप दिल्ली में जाइए, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर जो भी इवन स्लम ड्वेलर्स का नहीं बोलूँगी मैं, जो भी रोड साइड मार्केट लगती है, वो सारे इलिटरेट लोग हैं, बट उन्होंने काम भर की इंग्लिश सीख ली है। और अगर पहली चीज़ आपके मन में ये डर है कि इंग्लिश डिफिकल्ट लैंग्वेज है, राइट नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव यू दैट इट इज़ जस्ट नॉट एन डिफिकल्ट लैंग्वेज, एक्चुअली इट इज़ वेरी ईजी लैंग्वेज। सपोज आई हैव टू राइट हिंदी इन हिंदी, तो मैं छोटी ई की मात्रा मुझे पता होनी चाहिए, मुझे आधा न पता होना चाहिए, और बड़ी ई की मात्रा सही से लगानी आनी चाहिए, है ना? बट इफ आई एम राइटिंग हिंदी इन इंग्लिश, डू यू थिंक आई नीड एनी स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा? आप और एग्जाम्पल देख लीजिए। इंग्लिश, मुझसे ही गलती ना हो जाए, ठीक है? और इंग्लिश, क्या मैं कोई मात्रा वात्रा लगा रही हूँ? हमारे को हिंदी इसलिए इजी लगती है क्योंकि हमारी मदर टंग है ना? द मोमेंट वी आर बॉर्न वी आर लिसनिंग टू आवर मदर टंग, इसलिए हमको हिंदी इजी लगती है। जब आप हिंदी में मात्रा वगैरह पढ़ते होंगे तो आपको तोते उड़ते होंगे, है ना? इट्स नॉट दैट इजी, राइट? सो पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपकी क्या होनी चाहिए? ये लैंग्वेज, देयर इज अ रीजन दिस लैंग्वेज इज रूलिंग द वर्ल्ड. Which language is spoken the most in the world? Mandarin, right? Chinese. ठीक है, लेकिन रूल क्या करते हो आप? चाइना में इंग्लिश आती है, सर्वाइव कर लोगे. आप फ्रांस में इंग्लिश आती है, हालांकि वो लोग पसंद नहीं करते हैं कि आप फ्रांस आए और आपको फ्रेंच ना आए. दिस इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट देयर एथिक्स rather, but still you will survive. There will be few people who can talk to you in English, right? So you go anywhere in the world, if you know English you can survive. क्यों? Because this is the easiest language, not many rules. तो आपको सबसे पहली चीज, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं क्या पूछा है. So you have to get command on this language. That is the foremost requirement. तभी आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको easy लगेगा, तभी आपके दिमाग में हर चीज है, बट आप उसको power of expression आपको किससे मिलेगी? English. Because you are actually studying in the English medium school, right? So you need to have command on this language. इसमें बहुत कुछ डिबेट हो सकता है, दैट वील डिस्कस सम अदर डे. लेट्स कम बैक टू द सब्जेक्ट. अब अगर सपोज आपको पढ़ना है व्हाई डू वी फॉल इल, है ना? बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, 5 मेन कैटेगरी आप लोग 9th में पढ़ रहे हो. प्लीज मेक अ टेबल.
पांचों पैथोजन, उनसे होने वाली बीमारियां, है ना, 4 एग्जाम्पल कम से कम आप लिख लीजिए, और सिम्टम्स इन जनरल। अदरवाइज आप परेशान होते जाओगे, कंफ्यूज रहोगे कि पोलियो वायरल डिजीज है कि बैक्टीरियल डिजीज है, एड्स बैक्टीरियल डिजीज है कि प्रोटोजोआ से होती है, डेंगू और मलेरिया प्रोटोजोआ है कि बैक्टीरिया है कि वायरल है, आप कंफ्यूज रहोगे। टेबल बना के पढ़िए, जहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं वहाँ पर हम टेबल बना के पढ़ेंगे, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस, राइट। सिमिलरली पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज आएंगे या आपके एनिमल टिश्यूज आएंगे, है ना, तो वहां पर भी आप टेबल बना लीजिए। स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, है ना, इस तरह से अगर आप टेबल बना के पढ़ोगे, सेल्फ मेड नोट्स हैं, डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा आपके एग्जाम जल्दी होंगे, और 9th से 10th ऑफलाइन होगा और जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो इट्स बेटर यू क्लियर द क्लास एंड डू नॉट रिपीट। 21st सेंचुरी का 21st ईयर है, इतनी तो हम लोग इंटेलिजेंस यूज करेंगे, मैच्योरिटी यूज करेंगे। सबसे लास्ट पॉइंट आई विल कम टू यू, दिस इज एप्लीकेबल ऑन ऑल दी सब्जेक्ट्स, राइट। And this says that every day you make your timetable, right? आप 20 मिनट ही मैथ्स लगा रहे हो, बट वो 20 मिनट सॉलिड मैथ्स को देना है। आप 20 मिनट ही 15 मिनट ही आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, बट वो फिजिक्स के 15 मिनट सॉलिड होने चाहिए, ना गर्दन इधर हो ना गर्दन उधर हो। तो आप टाइम टेबल बनाइए और आप देखिए 1 हफ्ते का अपना लेखा जोखा रखिए कि आपने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया। एट द एंड ऑफ द वीक यू विल फाइंड दैट द सब्जेक्ट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल इन, जो आपको सबसे इजी लगता है, उसको आपने सबसे ज्यादा टाइम दिया। बिकॉज मेंटली हमारा दिमाग बड़ा ट्यून्ड है, ये कि जो इजी हो यार उसको ले लो सबसे पहले, बट क्या जो डिफिकल्ट है उसको आपने कम टाइम दिया पूरे वीक, विल इट हेल्प यू? विल इट हेल्प यू? नो, है ना। तो नेक्स्ट वीक से जिस सब्जेक्ट में आपने सबसे कम टाइम दिया, इसका मतलब वो सब्जेक्ट आपको सबसे मुश्किल लग रहा है। सपोज आपने एसएसटी को सबसे कम टाइम दिया, भाई 4 सब्जेक्ट हैं, चारों वेरीड हैं, हिस्ट्री स्टोरी में बात करती है, सिविक्स आपका पूरा कानून की बात करता है ना, ज्योग्राफी इज अ काइंड ऑफ साइंस ओनली, इकोनॉमिक्स बिल्कुल कॉमर्स में चला गया। तो इस तरीके से क्या है कि सारा सब्जेक्ट बिल्कुल वैरीड है। तो जिस सब्जेक्ट को आपने सबसे कम टाइम दिया था, ये आपका सबका अपनी अपनी आप सेल्फ फाइंडिंग कर रहे हो। यू ऑल आर न्यूटन्स, यू ऑल आर वरामिहिर्स एंड आर्यभट्ट्स। आप अपनी डिस्कवरी खुद कर रहे हो कि विच सब्जेक्ट यू फील इज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर यू, है ना। 1 हफ्ते में आपने ऑनेस्टली, प्लीज बी ऑनेस्ट विथ यू, आप पढ़ोगे ना मेरा फायदा हो रहा है ना आपके पेरेंट्स का फायदा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा हो रहा है। ये बात गांठ बांध लीजिए 21st सेंचुरी में, ठीक है। तो आप ऑनेस्टली अगर 1 वीक का टाइम टेबल अपना स्टडी करोगे, 1 वीक के बाद यू विल फाइंड जिस सब्जेक्ट को आपने सबसे कम टाइम दिया, नीचे से जो 1, 2 और 3 आ रहे हैं, वो सब्जेक्ट्स आपके लिए, आपको ऐसा लगता है कि सबसे डिफिकल्ट है, एंड यू विल स्टार्ट पेइंग मोर अटेंशन ऑन देम फ्रॉम नेक्स्ट वीक। फिर एट द एंड ऑफ द सेकेंड वीक इट विल बी क्लियर टू यू, ओके आई एम फीलिंग कंफर्टेबल नाउ। तो आप, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, टुडे 5 जनवरी इज गॉन, बीच में मकर संक्रांति भी पड़ेगी, पतंग भी उड़ानी है ना, बीच में नहान भी पड़ रहे हैं, आप इलाहाबाद में रह रहे हो, आप संगम भी जाओगे ही जाओगे, बीच में आप बीमार भी पड़ सकते हो, बीच में आपके घर गेस्ट भी आ सकते हैं, बीच में गॉड फॉरबिड कुछ भी हो सकता है। तो लाइफ में हमेशा आपके पास
कुछ बैलेंस टाइम बिल्कुल होना चाहिए, ताकि जब भी ज़रूरत आपको पड़े आप उस बैलेंस टाइम में अपना, अगर आपका इधर लॉस हुआ है तो उससे आप इसको इधर बैलेंस कर सको। चाहे वो रुपए पैसे हों, चाहे घर का राशन हो, चाहे आपकी हॉलीडेज हों। भाई हमें 14 छुट्टियां मिलती हैं, हम सारी ले लें और बाद में हमें ज़रूरत पड़े तो हम LWP कर लें, लीव विदाउट पे। तो ये क्या मेरी अक्लमंदी होगी? नहीं, है ना। वी शुड प्लान आवर लाइफ activities in such a way that we have some balance so that we can use it during our rainy days. जब हमारे रेनी डेज फ्रेजल यूज था कि जब हमारे को ज़रूरत हो तो हम उन दिन से चुरा लें। तो आपके भी स्टडीज़ अगर ऐसी होती जाएगी 2-3 हफ्ते में आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे। यस, नाउ आई हैव कमांड, आई एम गिविंग इक्वल टाइम टू ऑल दी सब्जेक्ट्स, राइट? सो देयर यू आर इन कंफर्ट जोन, ठीक है। सो दैट इज ऑल स्टूडेंट्स. You follow these guidelines and definitely you will have a good score in your results as well as in your life also. You got to start planning your life. All right. Thank you very much. Happy New Year again.